हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ में नहीं मिलेगी छूट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उत्तर प्रदेश में नाबालिग रेप पीड़िता की जलने से मौत, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। असम में पत्रकार की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, जुआरियों के रैकेट पर की थी रिपोर्टिंग। दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से होगा कोरोना टेस्ट। पुलिसकर्मी ने एयरलाइन स्टाफ को जड़ा थप्पड़, देरी से पहुंचने पर बोर्डिंग पास देने से किया था इनकार। एयरपोर्ट के पास सेना की वर्दी में 11 लोग नहीं दिखा पाए आईडी कार्ड, संदिग्ध हालत में पुलिस ने धर दबोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से की बातचीत और प्रॉमिस लैंड में बराक ओबामा ने सोनिया गांधी को माना ताकतवर। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 8,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन इस फैसले से लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षा मित्रों का भर्ती मामला बीते 2 सालों से विवादों के घेरे में है, लेकिन अभी तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है। पहले ये मामला परीक्षा की कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 3 महीने पहले एक नाबालिग से रेप किया गया था। अब 15 वर्षीय पीड़िता की संदिग्ध रूप में आग से झुलस जाने से मौत हो गई। मंगलवार को इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि एक रिश्तेदार और उसके 2 दोस्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी इस समय जेल में है। मृतका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि आरोपी के रिश्तेदार और उसके अन्य दोस्त पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा, रेप की वारदात 15 अगस्त को हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस समय भी वो जेल में है। आज सुबह पीड़िता को जली हुई अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया था, जहाँ उसकी मौत हो गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के डर से देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। जानकारी है कि बुधवार से दिल्ली से नोएडा आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए दिल्ली से नोएडा में घुसने वालों को रास्ते पर लोगों की सैंपलिंग ली जाएगी। जानकारी है कि नोएडा प्रशासन दिल्ली से नोएडा में घुसने वालों वाले 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशन पर लोगों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि हर रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा आते जाते हैं, जिससे संक्रमण दिल्ली से नोएडा में पहुंच रहा है। असम के एक पत्रकार को एक खंबे से बांधकर उसकी पिटाई करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने से पूरी मीडिया कम्युनिटी हैरान है। इस घटना के कुछ फुटेज सामने आए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि इस पत्रकार को एक बिजली के खंबे से बांधकर पीटा जा रहा है। मिलन मेहता नाम के पत्रकार को गर्दन, सिर और कानों पर चोट आई है। उन्होंने पलाशबारी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया कि उनके हमलावर जुआरी थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारी द्वारा एयरपोर्ट कर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिसकर्मी ने एयरपोर्ट पर तैनात स्पाइस जेट के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। पुलिसकर्मी की नाराजगी इस बात से थी कि उसने बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया था। अधिकारी के अनुसार बहस के दौरान पुलिसकर्मी ने एयरलाइन स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद एयरलाइन कर्मचारी भी नाराज हो गया और थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि मौके पर एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मी तुरंत पहुंच गए और हालात को नियंत्रित कर लिया गया। यात्री और एयरलाइन के कर्मचारी को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास असम पुलिस ने ऐसे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए थे। पुलिस को जब कुछ संदिग्ध लगा तो उन लोगों से पहचान पत्र मांगा गया, लेकिन सभी लोग अपनी आईडी नहीं दिखा पाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस को अभी तक इनके मकसद का पता नहीं चल सका है और अति उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में 11 लोग सेना की वर्दी पहनकर क्यों टहलते
रहे थे। बिहार के सुपौल में बहू को ससुराल वालों ने महज इस बात के लिए मार दिया क्योंकि वो मछली नहीं बना पाई। हत्या करने के बाद महिला के शव को बोरे में बंद कर दिया, जिसके बाद गांव के पास ही उसे नहर के पास फेंक दिया। मायके वालों को जब महिला की कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने लोगों की सूचना पर महिला की लाश को बरामद कर लिया। महिला की शिनाख्त के बाद पुलिस ने आरोपी पति सहित अन्य ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला की शिनाख्त सुनीला देवी पुत्री विष्णुदेव पासवान निवासी मटियारी के रूप में की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 48 घंटे में 5 लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं नोएडा में इस साल अब तक 250 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। हैरानी की बात यह है कि खुदकुशी की 24 घटनाएं अप्रैल की हैं, जबकि मई में 31 और जून के महीने में 34 लोगों ने आत्महत्या की। इसी तरह जुलाई में 30 और अगस्त में 26 खुदकुशी के मामले देखने को मिले। मरने वालों में ज्यादातर कामगार या रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोग थे। गौतम बुद्ध नगर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 27 अक्टूबर को 24 घंटे के अंदर 9 लोगों ने आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। इस बारे में पुलिस ने बताया कि आत्महत्या करने वालों में ज्यादातर ने मानसिक तनाव के चलते ये घातक कदम उठाया। वहीं कुछ ने घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की। सुसाइड नोट और पुलिस जांच से पता चला है कि ज्यादातर लोगों ने आर्थिक तंगी, कारोबार डूबने और कर्ज में दबे होने के कारण जान दी। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए थाने पर पहुंचे दबंगों में से एक ने न केवल पुरुष बल्कि महिला सिपाही के साथ अभद्रता की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक थाने के अंदर घटना उसी जगह हो रही थी जहां महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क मिशन शक्ति का बोर्ड लगा हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सूबे भर के पुलिस थानों में मिशन शक्ति के तहत हेल्प डेस्क खोलकर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की बात कही थी। इसी बीच ये घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में एक महिला का उत्पीड़न सामने आया है। चिन्हट थाना क्षेत्र में मोहम्मद अजीम नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है, मल्हौर रोड पर हारूनी मस्जिद के पास रहने वाली रजिया नाम की एक महिला ने मोहम्मद अजीम के ऊपर मारपीट, छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने 323, 504 और 354 धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है। मोहम्मद अजीम अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। पीड़ित महिला को अजीम लगातार अश्लील और जान से मारने की धमकी के मैसेज भेज रहा है। पीड़ित महिला लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है। दक्षिण भारत के लक्ष्मी विलास बैंक और महाराष्ट्र के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी अब मुसीबत में हैं। इसके साथ ही तमाम लोगों में बैंक में जमा अपने पैसों को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी पर अंकुश लगाते हुए कहा है कि उसके खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। इसके एक दूसरे बैंक डीबीएस बैंक इंडिया में विलय का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से निकासी पर भी रोक लगी है। इसके पहले येस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के परेशानी में पड़ने की वजह से भी ऐसी रोक लगाई गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए दूसरे बैंकों के ग्राहकों में भी चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने आज यहां बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद के लिए पत्रकार कल्याण योजना संचालित की जा रही है। योजना की पात्रता के लिए पत्रकार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। साथ ही उन्हें भारत सरकार अथवा किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किंतु यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तथा वे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा वेब आधारित सेवाओं से पिछले कम से कम 5 सालों से जुड़े हैं, तब भी वे इस योजना के दायरे में आएंगे। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों देशों के नेताओं ने इस दौरान परस्पर रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता जताई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों की चर्चा की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच के पहली बातचीत है। मोदी ने ट्वीट किया,
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का साझा प्राथमिकता और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के निर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। यह समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि राजनीतिक दलों के बीच कटु विवादों, विभिन्न सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और भ्रष्टाचार घोटालों के बावजूद आधुनिक भारत की कहानी कई मायनों में सफल कहा जा सकता है। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे ओबामा ने अपनी नवीनतम किताब में कहा है कि 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक बाजार आधारित हुई, जिससे भारतीयों का असाधारण उद्यमिता कौशल सामने आया और इससे विकास दर बढ़ी। तकनीकी क्षेत्र फला फूला और मध्य वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ। साथ ही उन्होंने किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात और अनौपचारिक बातचीत का भी उल्लेख किया है। ओबामा ने अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी को चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाली माना है। संक्रमित रोगों के शीर्ष अमेरिकी वैज्ञानिक एंटनी फॉची ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजों पर प्रशंसा जताई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली हैं। वो वैक्सीन के असर को लेकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को हाल ही में हुए ट्रायल के दौरान कोविड-19 के खिलाफ 94.5% असरदार पाया गया है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।